नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यालोक और आज हमारे साथ दो सम्मानित अतिथि हैं। शशांक शेखर झा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, और अवनीश पीएन शर्मा, संस्कृति कर्मी, पत्रकार, कई सारे रूप हैं, और हमारे संपादक महोदय। आज का मुद्दा है वक्फ। वक्फ बोर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं। उसमें सरकार ने कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन उस पर किस तरह से विपक्षी दलों ने हंगामा किया, मूल तौर से इंडी अलायंस ने। इसको हम आज दो पहलुओं से देखेंगे। कानूनी नजरिया हमें शशांक जी समझाएंगे और बाकी जो पत्रकारिता के नजरिए से हम बात करेंगे वह अवनीश जी समझाएंगे। पहले हम जाएंगे शशांक जी के पास। शशांक भाई, क्या ये चल रहा है? और जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ मुस्लिम टोलियां मोहल्लों में जा रही हैं, कह रही हैं कि आप सभी इसका विरोध करें। जाकिर नायक कूद पड़ा है, और इस पर तो खैर हम अलग बात करेंगे। अवनीश जी इस मुद्दे को ज्यादा छू पाएंगे कि हिंदू पक्ष क्या कर रहा है या बाकी पक्ष क्या कर रहे हैं, लेकिन कानूनी नजरिए से क्या हो रहा है और क्या है वक्फ की दिक्कतें, और इस पर बीच में जो भी सवाल आएंगे वो मैं और अवनीश भाई आपसे पूछेंगे। तो अब शशांक भाई के पास चलते हैं। शशांक जी। नमस्कार व्यालोक जी और अवनीश जी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसमें मुझे बुलाया, उसके लिए साधुवाद। जहां तक वक्फ की बात है तो पहले समझना पड़ेगा कि वक्फ का इतिहास क्या रहा है। क्या कुरान में मेंशन है कहीं? उत्तर है नहीं। क्या शुरू के उनके इतिहास में मेंशन है? तो उत्तर है नहीं। तो वक्फ आखिर है क्या? तो बाद के इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में ये बात आई, इतिहास में आया, और देश जब बंटवारे के बाद आज़ाद हुआ और एक हिंदू राष्ट्र और एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बना, तो हिंदू राष्ट्र के नेताओं ने सोचा कि हम इसको सेक्युलर कंट्री बनाएंगे। अच्छी बात है, सेक्युलर कंट्री बनाएंगे। सेक्युलर के नाम पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो 1950 में लागू हुआ। आपने पहला चुनाव अटेंड किया। चुनाव के बाद आप उसमें जीत के आए। नेहरू जी प्रधानमंत्री पहले तो थे, बाद में जीत के भी प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद 1955 में आपने वक्फ का कानून ले आया। आपने कहा कि, और वक्फ का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी मुसलमान व्यक्ति अल्लाह के नाम पे डेडिकेट कर दे तो उसको हम वक्फ कहते हैं। अमूमन भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि हमने कोई भी दान कर दी कोई संपत्ति भगवान अल्लाह के नाम पे, तो वो वक्फ कहलाएगी। तो उनको संभालने के लिए नेहरू जी ने वक्फ का कानून बनाया 1955 में। बाद में राजीव गांधी जी के समय में उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव सिंह साहब ने उसको और स्ट्रॉन्ग किया, और सबसे रिसेंटली डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने किया। गड़बड़ ये हुआ कि तीन दिक्कतें हैं। ऐसा कोई भी कानून किसी और धर्म या मजहब के लिए इस राष्ट्र में नहीं है। जैसे वक्फ के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ है, तो क्या ऐसा अगर कोई हिंदू डोनेट करना चाहे हिंदू कॉज के लिए तो क्या उनके लिए है? तो उत्तर है नहीं। क्या सिख के लिए ऐसा है? नहीं। जैन बौद्ध? नहीं। लेकिन मुसलमानों के लिए है। दूसरा उसमें सिस्टम ये हुआ कि 1990 में जब पीवी नरसिम्हा राव साहब ने वक्फ कानून को और स्ट्रॉन्ग किया, तो उन्होंने दो नए कानून और लाए। ये जबकि प्रो मुस्लिम था, तो वो जो दो कानून थे वो प्रो हिंदू ना होके, न्यूट्रल ना होके, एंटी हिंदू थे। एक उसमें से था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कहा गया कि 1947 में जो जहां जिसकी पूजा कर रहा था, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस बिल्डिंग में, जिस स्ट्रक्चर में जो पद्धति चल रही थी वही मान ली जाएगी। हमारे देश का इतिहास रहा है कि आक्रांता आए, उन्होंने लूटपाट डकैती वगैरह तो की ही, साथ में उन्होंने मंदिरों को तोड़ के उसको मस्जिद का रूप दिया। चाहे वो तैमूर हो या अकबर, चाहे वो औरंगजेब हो या गाजी, सबने यही कार्य किया है कि विश्वविद्यालय को जलाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसको मस्जिद का रूप दे दिया। ये अलग बात है कि वहां पे मैक्सिमम जगह में अजान नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन दे दिया। ये जो कानून आया 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने, उसके बाद से ये हो गया कि 1947 में जिसका जो रूप रहेगा वही रह जाएगा। और इसके बाद ये मनमोहन सिंह की सरकार में उसको एक लेवल इन्होंने वक्फ कानून को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। 1995 में वक्फ का एक नया आधार आया और मनमोहन सिंह के समय में स्ट्रॉन्ग किया गया। अब व्यालोक जी, मोटा मोटी ये बैकग्राउंड देने की बात ये इसलिए हुई कि आज के डेट में वक्फ की इतनी शक्ति है कि जैसे सिटी बस में हम कभी ट्रेवल करते हैं, लोकल बस में तो होता नहीं है कि
जो पहले जहां रुमाल रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी। यहां पे वक्त जिसकी तरफ इशारा कर दे, आज से ये मेरा तो मेरा, आज से ये मेरा तो मेरा। तो ये मेरा मेरा में और क्या क्या हुआ है, अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए, हर शहर और हर गांव में एक रामलीला मैदान होता है, सरकारी जमीन होती है जहां साल में एक बार रामलीला मैदान होता है, एक रामलीला ऑर्गेनाइज होता है। कई जगह पुस्तक मेला होता है, हम बिहार से हैं तो पुस्तक मेला वहीं होता है। अगर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है तो वहीं मनाई जाती है, अगर सरस्वती पूजा होती है तो वहीं होती है, दुर्गा पूजा होती है वहीं होती है, और ईद भी वहीं मना ली जाती है। उन सारे जमीनों पे वक्फ ने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि क्योंकि यहाँ ईद करी गई इसलिए हम इसको ईदगाह मानते हैं और इसीलिए आज से ये प्रॉपर्टी हमारी है। ऐसा करते करते, और क्योंकि मनमोहन सिंह के साहब के टाइम में वक्फ कानून में एक और बदलाव लाया गया, दो बड़े बदलाव। एक, उसमें कहा गया कि रिटर्न सहमति जरूरी नहीं है। अगर मेरी कोई जमीन है, मैंने किसी को दी है, तो मैं लिख के दूंगा, जरूरी नहीं है, मैं मान लिया मन में तो ये हो गया प्रॉपर्टी। और दूसरा कह दिया गया कि इसका कोई दस्तावेज नहीं था, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी क्लेम कर सकता है और सामने वाले को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कि आज ताजमहल को भी वक्फ ने क्लेम कर दिया। ये अलग बात है कि वही मुगल, वही शाहजहां के जो आज वंशज हैं वो भीख मांग रहे हैं कलकत्ता में, दो टाइम खाने का पैसा नहीं है। ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल पत्रकारों की, खाने का पैसा नहीं है, लेकिन उस शाहजहां के बनाए हुए, उस देश भर से लूटे हुए पैसे से जो ताजमहल बना था, आज वो कहते हैं वक्फ बोर्ड वाले कि हमारा हो गया। ऐसे ही लाल किला पे क्लेम कर दिया, दिल्ली के 70% हिस्से पे क्लेम कर दिया, राष्ट्रपति भवन पे क्लेम कर दिया, संसद भवन पे क्लेम कर दिया। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है क्या हम कोर्ट जाके, क्योंकि आपने पूछा कानून में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोग, कानून में जाएंगे हम कोर्ट जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इस वक्त की दिक्कत क्या है कि इन्होंने तो हाई कोर्टों को भी क्लेम कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 साल अपना केस खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ना पड़ा, 2 बार आना पड़ा। पटना हाईकोर्ट को क्लेम कर दिया, रांची हाईकोर्ट को क्लेम कर दिया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अहलूवालिया को यह कहना पड़ गया अभी 2 हफ्ते पहले कि आपका जैसा शिष्टाचार चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को पूरा राष्ट्र को आप क्लेम कर दें। क्योंकि एक्चुअल स्थिति यह है कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति आज की डेट में इस देश में वक्फ के पास है। जी, खाता न बही, जो वक्त कहे वही सही। और मजे की बात यह है कि वक्फ तो उन प्रॉपर्टीज पर भी क्लेम कर रहा है जो मोहम्मद के जन्म से पहले, यानी इस्लाम जब पैदा भी नहीं हुआ था उसके पहले जो तमिलनाडु में कर चुका है, या फिर ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अभी बिहार में पटना में जो गोविंदपुर में इन्होंने किया कि 95% आबादी वहां की हिंदू आबादी है और पूरे गांव को इन्होंने नोटिस दे दी है, कहा है कि 30 दिनों के अंदर इस गांव को खाली कीजिए। बहरहाल ये दर्शकों श्रोताओं थोड़ा सा बैकग्राउंड था, थोड़ा सा कानूनी पक्ष। अब हम अवनीश भाई के पास चलेंगे, आपकी क्या टिप्पणियां हैं और कुछ सवाल अगर आप कानूनी नुक्ते से पूछना चाहें तो वो शशांक जी से पूछ सकते हैं। अवनीश भाई। जी बिल्कुल। देखिए, आपने शशांक जी ने जितने भी उदाहरण दिए इससे साफ नीयत का पता चलता है। आपने रामलीला मैदानों का जो जिक्र किया ना, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। दरअसल ये विस्तारवाद जब अपने मन के अंदर करते हैं और उसको एजेंडे पर लागू करते हैं, तो अब लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये मस्जिदों के अंदर जगह रहते हुए भी सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ते हैं, ताकि उसको भी कल को किसी सड़क को भी ये क्लेम कर सकते हैं। बहरहाल ये तो मानसिकता की बात रही। अब हम जरा सा शशांक जी आपसे कुछ कानूनी मामलों में, क्योंकि अब ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक सरकार लेके आ गई है। आपने ये बताया कि हालांकि इस देश का जनमानस, उसकी भावना तो ये है कि वक्फ को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी जो हमारे सामने मौजूदा स्थिति है हम उस पर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेके आई है, सरकार लेके आई है, जिसको जेपीसी में भेज दिया गया है, उस पर जगदम्बिका पाल उसके चेयरमैन है, रोज सुनवाई हो रही है। उस जेपीसी ने लोगों की राय भी मांगी है, लोग राय दे भी रहे हैं। एक तरफ बड़ा सुनियोजित ढंग से कैंपेन चलाया जा रहा है, माइक लेके सड़कों पर निकल के, और क्यूआर कोड स्कैन कराया जा रहा है, जो कुछ भी है वो सारी चीजें। मैं अब चाहता हूं कि जो अभी शुरुआती व्यवस्था बनी हुई है हम जरा उसमें सांस लेने का प्रयास करें। तो अभी स्थिति क्या है कि जो एडवाइजरी बोर्ड है वक्फ की, क्या इसमें कानूनी रूप से एक
ऐसे प्रोविजन करने की गुंजाइश है कि भाई इस देश में मान लीजिए 100% हमने एडवाइजरी बोर्ड को मान लिया और इस देश में ऑफिशियली अगर 15% और अनऑफिशियली 30% उनकी आबादी है, ठीक है, तो उसी रेशियो में, क्योंकि वह देश की जमीन है, यहां कोई दूसरा भारत नहीं है, कोई इस्लामिक भारत नहीं है, भारत एक ही है, तो उनको 30% का ही रिप्रेजेंटेशन उसमें मिले। चलिए 10% का और प्रीमियम दे दीजिए, 40% का रिप्रेजेंटेशन मिले एडवाइजरी बोर्ड में, क्यों नहीं बाकी सारे लोग आए। जब मैं बाकी सारे लोग कहता हूं तो मैं हिंदू कहता हूं, मैं बौद्ध कहता हूं, मैं जैन कहता हूं, मैं पारसी कहता हूं, एक तो ये। दूसरा जो उनका 60% है साहब, उसमें भी तो सुन्नी है, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, और सबसे अलग बात पसमानदा समाज है। ज्यादातर देखा यह जाता है कि केवल और केवल अशराफ क्लास इसमें ठुसा हुआ रहता है और वही इस सारी चीज को एंजॉय करते हैं। क्या कानूनी रूप से यह संभव है कि सलाहकार बोर्ड में ही, मैं उससे शुरुआत करूंगा, कुछ बिंदु और है, मैं आगे पूछूंगा आपसे, इस तरह का कोई कानूनी प्रोविजन किया जा सकता है? बिल्कुल अवनीश जी, इसमें जो अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है या जो प्रपोज किया गया है, जो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई है, उसमें जो दो एस्पेक्ट है वो बड़ा क्लियर है। एक इसमें कह रहे हैं कि क्यों नहीं वक्फ बोर्ड में हम हर तरीके के मुसलमानों को इंक्लूड करें। हर तरीके के मुसलमान में जैसे आपने अभी कि बोहरा समाज भी है या आगा खानी भी है, उनको तो आपने एंट्री नहीं दी। दूसरा, महिलाओं को आपने एंट्री नहीं दी, तो महिलाओं के लिए बकायदा रिजर्वेशन की बात की गई है। एक बात और समझिए कि यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि मुस्लिम समाज के पास इतना प्रॉपर्टी है। यहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक नहीं है, इनफैक्ट वक्फ के अंदर में तो काफी सारे बोर्ड्स हैं, 30 वक्फ बोर्ड है बेसिकली, जिनके पास कुछ 9 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा है उनके पास आज की डेट में, जो अमूमन एक राज्य के बराबर हो जाएगा अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो। समस्या क्या है कि जब देश का बंटवारा हुआ था और मुस्लिम लीग ने बंटवारा किया था, वोटिंग के बाद बंटवारा किया था, और मुस्लिम लीग को अच्छा खासा वोट मिला था, मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास वोट मिला था। तो एक अभी भी जो क्लेम किया जाता है वही किया जाता है कि भाई सबको वोटिंग राइट नहीं था, तो सब लोगों ने वोट नहीं किया, वो तो मुस्लिम लीग की चाल थी या अलीगढ़ के लॉन्डो की चाल थी, ऐसा स्टेटमेंट भी आता है, आप सुने होंगे। यहां वही कॉन्सेप्ट है। आज देखिए ये यही कहेंगे, कल को दिक्कत होगी जब कि हमने तो किया ही नहीं साहब, ये तो वक्फ का कमाल था, हमने तो वक्फ में कंट्रोल ही नहीं था। तो छोटा मोटा अमेंडमेंट करके भी इसको बदलाव लाया जा सकता है, ऐसा लोग सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 4 सरकारों में, जिन 4 प्रधानमंत्रियों का मैंने नाम लिया, और 7 दशकों में यानी 70 साल में इस कानून को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। आप सोचिए ना, कौन सा ऐसा कानून बन सकता है किसी भी देश में जो वहां की संसद, वहां के राष्ट्रपति भवन, वहां के सबसे बड़े स्मारक और वहां के न्यायालयों को क्लेम कर ले। 95%, 96%, 98% बहुसंख्यक जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, उस गांव को क्लेम कर ले। इस्लाम का इतिहास 1400 साल पुराना है, जैसा वे लोग जी कह रहे थे, 1600 साल पुराने मंदिर को क्लेम कर ले। इस देश को आजाद कराने के लिए जो इस चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं गए, उसके चंद्रशेखर पार्क को क्लेम कर लिया। तो आप बेसिकली इतना ज्यादा पावर दे दिया। और दिक्कत क्या है अवनीश जी की बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, क्योंकि वे लोग जी ने कहा लीगल पॉइंट एक और एक्सपेक्ट है। अगर आपको किसी भी चीज से कहीं भी दिक्कत होती है इस देश में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, तो आप उसको लेके कोर्ट जाते हैं। एक न्याय व्यवस्था बनी हुई है सबके लिए कि भाई मेरे को भी दिक्कत होगा तो वहीं जाएंगे, वे लोग जी को भी दिक्कत होगा तो वहीं जाएंगे, अवनीश जी को भी दिक्कत होगा वहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, इस कानून के तहत एक पैरेलल लीगल सिस्टम 1995 में आया। कहा गया कि अगर वक्त से आपको दिक्कत है तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अब ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है? तो ट्रिब्यूनल में भी तो वही बैठते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल बायस की बात तो हमेशा रहेगी। अच्छा, इसमें ट्रिब्यूनल और भी है, जैसे मान के चलिए कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर हो तो उसके लिए आपने ट्रिब्यूनल बनाया, कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड मैटर हो तो कंज्यूमर फोरम बनाया, बैंक से रिलेटेड मैटर हो तो डीआरटी बनाया। लेकिन एक प्राइवेट संस्था यानी वक्फ के लिए आपने वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया।
14% भारतीयों के लिए, क्यों नहीं 80% भारतीयों के लिए बनाया ऐसा कुछ? तो ये जो डिस्पैरिटी है, मेरे को समस्या उससे ज्यादा है जी। और जैसा कि किरण रिजिजू ने जब इस अमेंडमेंट को पेश किया था तो उन्होंने कहा था, साफ उनके शब्द थे कि वक्फ माफिया है, और जो भी अगर इस देश का एक मंत्री कोई विधेयक पेश करते हुए बोल रहा है तो उस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सारी बातें आप दोनों बोल चुके हैं, आपने बताया कि किस तरह से वक्फ ने कब्जा किया है। रजाकार ओवैसी, एक पॉइंट जो है अवनीश जी, वह सोचने की बात है कि रजाकार ओवैसी जो शशांक जी ने बोला ना कि ये मौखिक तौर पर जिसने कह दिया वो भी वक्फ का हो गया। परसों चौथे रोज में रजाकार ओवैसी का एक बयान जी नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लिया, हमने तो सोच लिया। सुनिए, ऐसा है कि किसी ने मान के चलिए, वक्त क्या कहता है कि मान के चलिए आज हम 2024 में हैं, तो वक्त ये कहेगा कि भाई कोई व्यक्ति था जो 1960 में अब्दुल नाम का, उसने कहा था हमें, तो उसने कहा था तो हम मान लिए। अब ये चेक नहीं होगा प्रॉपर्टी किसकी है, और अब अगर वो प्रॉपर्टी वेलोक जी की है तो एज अ वक्त मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी ले ली। आपको पता करना है, वो भी 2 साल के अंदर। नहीं पता कि तो बाहर में जाइए जी, वही। और उस पर रजाकार ओवैसी का जो क्लेम है वो कह रहा है कि मान लीजिए 200 साल पहले की जो संपत्ति थी उसके कागज कहां से लाओगे मियां। खैर, रजाकार का अपनी उसकी राजनीति है। अवनीश भाई, आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल। मैं वापस जरा चाहूंगा कि कुछ लीगल सवाल जितना ज्यादा मैं शशांक जी से हल कराने का प्रयास अगर करूं तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्योंकि साहब देखिए, अभी की सच्चाई यही है कि अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, जेपीसी उस पर काम कर रही है। जेपीसी जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो हाउस में आएगा तो फिर उसके बाद उस पर काम होगा। इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो हमारा सच है, रजाकार का जो भी है वो हमारा सच है। दिल में ख्याल आया रात को सोते समय कि हम अपनी प्रेमिका को गुलाब भेंट करेंगे और सुबह उठ के गुलाब दे दिया, प्रपोज कर दिया, तो ये कुछ उसी तरह का मामला है कि यहाँ जवानी जमा खर्च और सोच लिया तो वक्त की हो गई। बहरहाल खच्चरों पर कितनी जमीन लाद के लेके आया है बाहर से ये आक्रांता वर्ग कि उनके अब्बा हुजूर की यहाँ जमीनें हुई कैसे, है ना, कन्वर्टेड जो हैं। और मैं तो यहाँ के मुसलमानों को अब सीधे कन्वर्टेड हिंदू कहने की पैरोकारी करूंगा और इन्हें मुसलमान कहा ही नहीं जाना चाहिए। खैर, वो एक अलग बात होगी। शशांक जी, मैं जरा लीगलिटी पे वापस आता हूं। अब जब ये साफ है कि एक जुडिशियल पावर वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड को दिया जा चुका है, ये आज का सच है। अब क्या ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि आप इस देश में एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम नहीं खड़ा कर सकते। इस पर तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए बढ़ के कोर्ट को। बहरहाल वो कब लेगी वो अलग इशू है। मेरा सवाल ये है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड है तो क्या इसे सीधे सीधे कोई जुडिशियल पावर न देके, जो कि अभी है, क्या इसे सत्र न्यायालयों से लेके, हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट, इन सारे कोर्ट्स के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, जहां इनका न सिर्फ जुडिशियल इनकी सुपरविजन हो कोर्ट के थ्रू, जो हमारी यहाँ का लैंड ऑफ द लॉ है? ऐसी कोई व्यवस्था लीगली संभव है? बिल्कुल। देखिए, अभी तक ये एकदम सही प्रश्न है आपका। अभी तक यही था कि पैरेलल लीगल सिस्टम बना दिया था कि भाई वक्फ के ट्रिब्यूनल हैं, वक्फ वाले ही लोग बैठे हुए हैं, वही मतलब जज, ज्यूरी और जस्टिस सब एक ही हैं। तो ऑब्वियसली अच्छा, इसमें एक और बात है, कोर्ट में यानी ट्रिब्यूनल में आने से पहले का एक और स्टेप कि जो आदमी सर्वे करता है वो सर्वेयर कौन है, तो वो भी यही है। जो डिसाइड करता है वो भी यही है, बाद में अगर डिस्प्यूट हुआ तो भी यही है, सब कुछ यही थे। तो इस बिल का इतना विरोध ही इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सरकार ने जो बिल प्रपोज किया है, जो अभी जेपीसी के सामने है, उसमें इन्होंने कहा है कि अब से ये जो ट्रिब्यूनल होगा, इस ट्रिब्यूनल का जो हेड होगा यानी चेयरमैन जो होगा, वो क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट सेशन या सिविल जज के बराबर का रैंक का। तो बेसिकली आपने वो पैरेलल लीगल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इसको मतलब इस तरीके से समझा जाए, एक डिफरेंट एग्जांपल देता हूं कि हमने नोटबंदी इसलिए की या डिजिटल करेंसी इसलिए लाई कि अगर डिजिटल से पैसा होगा तो नोटबंदी कम होगी। नोट हमने 500 से 1000 के सारे नोट बंद कर दिए सो दैट पैरेलल लीगल सिस्टम खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि उसके बाद भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी होने के चांसेस कम है।
यहाँ पे पैरेलल लीगल सिस्टम चल रहा था, आपने उसको ध्वस्त करने के लिए क्या किया, इसको मर्ज कर दिया मेन स्ट्रीम लीगल में, जहां पे वही बीएनएस और बीएनएसएस से चलेगा केस, अगर क्रिमिनल केस होता है, अगर सिविल होगा तो सीपीसी से चलेगा। इसमें आपने और व्यवस्था क्या की कि इसके अंदर में भाई एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का आदमी भी होगा, एक कोई मुस्लिम लॉ और उसके जुरिस्प्रूडेंस को जानने वाला व्यक्ति भी होगा, जरूरी नहीं मुसलमान ही हो, मुस्लिम लॉ को पढ़ने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम हो सकता है। जैसे कि इस देश का अभाग्य देखिए अवनीश जी, कि इस देश का जो सबसे फेमस हिंदू लॉ का बुक होगा हिंदू फैमिली एक्ट के ऊपर में, वो मुल्ला ने लिखा हुआ है, तो क्योंकि वो हिंदू कानून का जानकार माना जाता है। तो इसीलिए इस जगह में ये नहीं कहा गया कि कोई मुस्लिम होगा, कोई मुस्लिम लॉ का ज्ञाता होगा। फिर इसमें कहा गया है कि उससे क्या होगा कि ये जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो जो सेपरेट ट्रिब्यूनल वाली व्यवस्था थी वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। पहले आपके पास मजबूरी था कि आप करेंगे क्या। अभी इसमें और सिस्टम किया गया कि जब भी कोई किसी को प्रॉपर्टी देता है, पहले का इतना लफड़ा इसलिए था, या ओवैसी जितनी बातें कर रहे हैं, ये रजाकार ओवैसी बहुत सही नाम वे लोग जो निकाले कि पूर्वज चले गए अपने वंशजों को छोड़ गए, इनका पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट मैंने जितने बार भी देखा है ओवैसी साहब का, क्योंकि वो पढ़ के आए, बैरिस्टर हैं, वकालत किया हुआ है उन्होंने, वो हर बार कहते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। काहे की इक्वालिटी? इक्वालिटी तो थी नहीं। अगर ये कानून पे डिस्क्रिपेंसी हट जाएगी तो इक्वालिटी आएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून किसी और के लिए तो है नहीं। तो जो आर्टिकल 14, क्योंकि कानून की बात अगर करें तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था इतने समय में, वो हट रहा है। तो मेरा मानना है कि ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि पैरेलल लीगल सिस्टम में हम प्रॉपर लीगल सिस्टम में कैसे लाएंगे, वो वैसे ही लाएंगे कि आपने पैरेलल लीगल सिस्टम को ध्वस्त करना है। तो यहाँ वही हो रहा है। और डर का जो अब इसके बाद आप अगर जो भी ट्रिब्यूनल फैसला देता है उसको आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, पहले बाहर किया था आपको। और एक सरकारी अधिकारी को भी इसमें जोड़ा जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी, वही जो बात आप लोग कह रहे हैं। अभी इनिशियली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो खुद भी एक मजिस्ट्रियल पावर रखता है। और ये जो रजाकारों का डर है, या जो माफिया वक्फ के नाम पर बैठे हैं, उनका डर केवल यही है कि ये पूरे लीगल सिस्टम के तहत आ जाएंगे तो इनकी जितनी बदफेलियां हैं, जितनी बदगुमानियां हैं, जितनी बदमाशियां हैं, वो सब राजपाश हो जाएगा। और इनका जो 9 लाख एकड़ जमीन जो आप कह रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बराबर जमीन इन्होंने हथिया ली है ऑलरेडी। और अब एक बात याद रखिए, जब बंटवारे का दंश हमने झेला था 1947 में और देश आजाद हुआ था, तो ना कुर्सियों का भी बंटवारा हुआ था, त्रिपालों का भी बंटवारा हुआ था, चम्मचों का बंटवारा हुआ था। क्यों हुआ था कि मुल्क तो मिल गया था उस संस्था को जो मुल्क लेना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं थे, प्रॉपर्टी नहीं थी। और जिन लोगों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा, जिनको अभी भी वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनके मन में यही मलाल था कि देश तो तोड़ दिया लेकिन वहां के संसाधन नहीं ले पाए। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी का पास्ट का बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि हम अगर जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, लाल किला भी ले जाएंगे। कैसे? तरीका ही ये था, तरीका ही ये था कि भाई कब्जा कर लो। और आश्चर्यजनक बात ये है वे लोग जी कि 9 लाख एकड़ जमीन से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 9 लाख एकड़ जमीन से कम 90 लाख करोड़ भी निकलना कम नहीं होता, 200 करोड़ हो रहा है मात्र। तो सोचिए पैसा। शशांक जी, मेरा अगला जो बिंदु है वो इसी से आता है। आपने नोटबंदी का उदाहरण देते हुए एक देश की इकोनॉमी और जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें और इकोनॉमी में एक समरूपता लाने की बात कही, जब वो डिजिटलाइजेशन हुआ। मैं एक चीज कहता हूं, आप वक्त के पास इतनी है, एक आंध्रा में केस हुआ, जब एक बंदा उसकी जरूरत आई और वो गया कोर्ट में अपनी जमीन बेचने, जब रजिस्ट्री करने जा रहा था तब रजिस्ट्रार ने कहा कि 10 तरीके यहां से निकलो, ये तो वक्त की संपत्ति है, तुम कौन होते हो। बहरहाल इस जैसी स्थितियां ना हो, क्योंकि मेरे सवाल अब भी यही हैं, वक्त खत्म हो जाना चाहिए, सारी आबादी को उठा के प्रशांत और अरब सागर में फेंक दीजिए। इन इमेजिनरी सॉल्यूशंस को छोड़ के आज की जो सच्चाई है कि वक्फ है और उसका एक अमेंडमेंट आ रहा है। डिजिटलाइजेशन की जो बात जैसे आपने इकोनॉमी में की, क्या सरकार इस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन नहीं कर सकती कि सारा का सारा कुछ
भाई जब कहते हो ना, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, तो कर दो सारा डिजिटलाइज, एक एक वक्फ की जो भी है वो सारा डिजिटल हो और तुम्हारी वेबसाइट पर। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने कहा कि 200 करोड़ रुपए आते हैं, तुम्हारे पास 9 लाख से ज्यादा की जमीन है, तो फिर भैया टैक्स और सब्सिडीज और स्पेशल ट्रीटमेंट, इसको खत्म करने का कोई इस अमेंडमेंट में प्रोविजन है, या किया क्यों नहीं जा सकता, या किया जा सकता है क्या? देखिए, इस क्वेश्चन का ना आंसर मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा होगा। हमको समझना पड़ेगा कि इस बिल में हम क्या क्या प्रपोज कर रहे हैं, या इतना हलचल क्यों मचा हुआ है प्रॉपर वर्क का जो ये कारोबार चल रहा है, जो चला रहे हैं उनके मन में। आप हल्का सा शॉर्ट में बता दें व्यालोक जी, एक अगली चर्चा आपके साथ आयोजित कर लेंगे मुझे लगता है, और दर्शक भी इस पे डिटेल से जानना चाहेंगे। नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन से पहले जरूरी है कि गड़बड़ी कहां हो रही है। तो वक्त दो तरीके की प्रॉपर्टीज को क्लेम करता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो इस बिल में सबसे पहले कह दिया गया कि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, रामलीला मैदान, कल से रामलीला मैदान क्लेम नहीं होगा, क्योंकि ये वही देश है जहां पे कर्नाटक के हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा और बाद में परमिशन नहीं मिला गणेश चतुर्थी मनाने के लिए। 2 साल पहले की घटना है ये। तो सूरत के म्युनिसिपैलिटी को क्लेम कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके की चीज है। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा है कि सर्वे करने का राइट किसको है, क्योंकि सर्वे होता है तभी आप क्लेम करते हैं। पहले तो वो सिस्टम ही था मनमाने वाला। अब कहा गया कि सर्वे वही कर सकता है जो कलेक्टर है वहां का, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कलेक्टर होगा वही सर्वे कर सकता है। तो जैसे ही सर्वे कलेक्टर के हाथ में आ गया तो सरकार मतलब निगरानी कर रही है इस चीज की। तो यहां से बहुत बड़ी बात है, वो इंक्वायरी भी करेगी और फिर डिटरमाइन करेगी कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है। पहले ये होता था कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में कोई फैसला दे दिया, मतलब आप वक्फ के किसी फैसले से खुश नहीं है और आप वक्फ ट्रिब्यूनल में गए और वक्फ ट्रिब्यूनल ने दे दिया, तो आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते, आप अपील नहीं कर सकते। बेसिकली हाईकोर्ट का मन है तो ले लेगा, कुछ केसेस में लिया है। जैसे आपने आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लिया, तो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा होटल था, होटल मैरियट, उनकी प्रॉपर्टी पे वक्फ ने क्लेम कर लिया। उनको हाईकोर्ट में केस करना पड़ा, 4-5 साल केस चला, इवेंचुअली जीत गए। लेकिन कितने लोगों के पास पैसा होता है कि 5 साल जाके हाईकोर्ट में जाके केस लड़ पाए। लेकिन वक्फ का इतना पावर था कि उसने 5 स्टार के अगेंस्ट भी कर दिया। तो वो सिस्टम हटा दिया गया है कि भाई खुद से आप सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे अब सरकार करेगी। एक और चीज हुआ, पहले वक्फ बोर्ड में कौन लोग होते थे, तो यही 30 वक्फ बोर्ड है इस देश में, और यही ओवैसी जैसे लोग उसमें बैठे हुए हैं। कश्मीर चले जाइए तो अब्दुल्ला बैठे हैं, हैदराबाद पहुंच जाइए, तेलंगाना पहुंच जाइए तो ये लोग बैठे हुए हैं, बंगाल पहुंच जाइए तो वहां पे मोमिन खान बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के लोग हैं। तो अब कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में कौन लोग होंगे ये भी डिसाइड है। एक वहां का सांसद होगा, एक वहां का विधायक होगा। अगर वैसा राज्य है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट साथ में असेंबली के अलावा वो परिषद भी है, तो एमएलसी भी होगा। बार काउंसिल के मेंबर्स भी होंगे, जिस शहर की बात है। और जरूरी नहीं है कि ये मुसलमान हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन कंपलसरी किया गया है कि बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम होंगे, 1 महिला होगी, और जो मुसलमान होंगे उसमें से शिया, सुन्नी और बैकवर्ड क्लास यानी कि बाशमंदा, ये सबके लोग होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन। बोहरा और अगा खानी का भी अलग से मेंशन किया गया है। महिलाओं का 2 महिला भी होगी। तो मोटा मोटी इसमें व्यवस्था ऐसी की गई है कि वन वे ना चले, कि 2-3 लोगों की ये कमिटी बन के ना रह जाए, जैसे कि आजादी से पहले हमने देखा था कांग्रेस पार्टी के साथ होता था, या आज भी हो रहा है कि एक ही परिवार चला रहा है। तो वक्फ बोर्ड भी वही हो रहा है। तो ये व्यवस्था कर दी गई उसको लेके। ट्रिब्यूनल का तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिब्यूनल में तो अब जजेस आ गए तो पैरेलल लीगल सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक और बड़ी बात हो गई जो आपके प्रश्न का आखिरी उत्तर है कि क्यों नहीं सब चीज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि देखिए लॉ बनेगा तो ही कोई उसको पावर में ला सकता है, अभी लॉ है ही नहीं, इसलिए अमेंडमेंट की जरूरत है। इस बिल में प्रपोज ये किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन और प्रोसीडिंग्स तीनों चीज पे कानून बना सकती। अभी तक क्या था कि रजिस्ट्रेशन पे कोई कानून बनाने का पावर ही नहीं दिया गया था, वही कर रहे थे, वही कोशिश कर रहे थे और वही प्रोसीडिंग्स चला रहे थे। अगर ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको उस तरीके से कर सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो दूर हो गई है। और बड़ी बात है कि बड़े बड़े इस्लामिक राष्ट्र, अरब जहां से एक मुसलमान उत्पत्ति हुई है, जहां से इस्लाम की, वहां पे भी वक्फ का कॉन्सेप्ट इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे देश में चल रहा है। खैर वो तो बात बहुत
आगे तक चली जाएगी, क्योंकि जो बीएनएस है वो अब अपने यहाँ सुधारों की ओर बढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरिया अपनी जगह है, लेकिन महिलाएं कैसे कपड़े पहनेंगी वो उनको तय करने दिया जाए। हालांकि ये जो 3rd 4th ग्रेड कन्वर्टेड हैं, अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को लेकर क्या किया है वो हम सब देख रहे हैं। इसके अलावा भारत में जो ये दरगाहों पर जाते हैं, कब्रों को पूजते हैं, वो सब कहीं नहीं होता है। लेकिन ये खैर ये अलग विषय है बहस का और विवाद का। अभी हम वक्फ पर बात कर रहे थे, और अब मैं आप दोनों से चाहूंगा कि एक एक मिनट में अपना कंक्लूडिंग रिमार्क रखें, उसके बाद हम इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। अवनीश जी, आपसे शुरू करेंगे। व्यालोक जी, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क एक आग्रह है कि मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे जिज्ञासु की तरह बिंदु हैं जिनका कि मैं दर्शकों के बिहाफ से चाहूंगा कि उसकी लीगैलिटी क्या है और उसकी टेक्निकलिटी क्या है, इस पर बहुत अच्छे से बात हो। क्योंकि एक लाइन में ये कह देना कि वक्त को खत्म कर दो, अरे साहब वो जब कर देना तब कर देना, लेकिन अभी जो है उसमें एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में हम बातें करें। तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ, मेरी अंतिम टिप्पणी यही है कि व्यालोक जी आपसे आग्रह है कि शशांक जी के साथ एक और चर्चा, और एक अंतिम चर्चा नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ चर्चा ऐसे विषयों पर जो कि समाज से जिनका रिश्ता है और जिसकी लीगैलिटी को समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हर सब कुछ नारेबाजी से हासिल नहीं किया जा सकता। बस यही निवेदन है कि ये चर्चा आगे भी आप आयोजित कराएं। जी शशांक जी। व्यालोक जी, 3 बातें हैं जिसको लेके मैं कंप्लीट करूंगा। पहली बात है कि ये कानून इसलिए बदलाव होना चाहिए या हट जाना चाहिए, मेरा माने तो, या एटलीस्ट बदलाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है सोसाइटी में, एक डिफरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में, एक दरार बढ़ा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर ये चलता रहा तो सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, और अगला बंटवारा भी हम देख लेते हैं अगर ये आज खत्म नहीं होता तो ये एक सबसे बड़ी बात है। आर्टिकल 14, 19, 21, 25 का जो भी क्लेम करते हैं वैसी और उनके जैसे लोग, उनको ये बात समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वक्फ के कानून की वजह से और जो उसकी अभी जो उनका स्टेटस है उसमें मुसलमानों का भी फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कानून में संशोधन हुआ है उसमें मुस्लिम महिलाओं को या जो बोहरा कम्युनिटी है मुसलमानों की या जो अन्य कम्युनिटी है जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। शिया सुन्नी के अलग अलग वक्फ की बात हो रही है। प्रॉपर एक न्यूट्रलिटी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे समाज में, हिंदू समाज में पहले कास्ट को लेकर जो डिफरेंस था, तो हमने भाई कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद या हिंदू सिविल कोड आने के बाद बहुत हद तक उसको हटा दिया है। इनके में अभी तक नहीं हटा क्योंकि संशोधन की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। तो वो एक विचार हो रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपने देखा है कि ये गली गली में जाके अभी मस्जिदों में जाके बोला जा रहा है कि इस बिल का विरोध करिए। जेपीसी ने मेल मंगवाया है कि भाई तो आप मेल में बोलिए कि हम इसका विरोध करते हैं। इसके साथ दिक्कत क्या है कि झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपकी मस्जिदों को, ये सरकार आपकी मस्जिदों को छीन लेंगे या आरएसएस वाली मस्जिदों को छीन लेंगे। और इसका तर्क ये लोग क्या दे रहे हैं कि ये वक्त के लिए तो ऐसा कर रहे हैं, क्या ये हिंदुओं के किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? समस्या ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, समस्या ये भी है कि यहाँ वक्फ की बात हो रही है। वक्फ को आप मंदिर से कंपेयर नहीं कर सकते। मंदिर को चलाने की संस्था एक होती है। आप मंदिर की संस्था को अगर कंपेयर करेंगे, एग्जांपल अगर जगन्नाथपुरी का मंदिर का अगर संस्था है, भले सरकार के अंदर में है और मैं उसका विरोध करता हूं, सरकार के अंदर में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जगन्नाथ मंदिर का अगर आप संस्था का विरोध करेंगे तो आप किससे कंपेयर करेंगे? आप जामा मस्जिद से कंपेयर करिए, आप गोल्डन टेम्पल से कंपेयर करिए सिख के। आप वक्फ को कंपेयर नहीं कर सकते वैष्णो देवी मंदिर से, क्योंकि वो मंदिर के प्रबंधन का मामला है। तो मस्जिदों के प्रबंधन का मामला तो ठीक है, वो प्रबंधन देखेगा कोई ना कोई जो देखता होगा। वक्फ मस्जिद नहीं है। यहाँ जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, ये जो बोला जा रहा है प्रोपेगेंडा के तौर पे, वो गलत बोला जा रहा है। तो आपके इस शो को खत्म करने से पहले मैं हाथ जोड़ के आपके सभी दर्शकों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मेल पे, आप इसमें मेल भी दिखाइएगा, उस मेल पे डेफिनेटली भेजें और कहें कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं। जी। और दर्शकों श्रोताओं, आप लोगों ने देखा कि हमने कानूनी पक्ष पर बात की। हो सकता है कि आप लोगों में से कई को लगे कि ये बहुत विशद चर्चा नहीं हो पाई। हम शशांक जी को आगे भी बुलाते रहेंगे और आप लोगों से आग्रह है कि जो भी आपके सवाल हों वो हमें अपनी टिप्पणियों में अवगत कराएं।
हम वो मेल का लिंक भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप जाएं और देखिए हमने बंटवारे में बहावलपुर या बहुत सारे ऐसी जगहें खो दी, क्योंकि उस समय तब हमारे पूर्वजों ने वोटिंग ही नहीं। इसलिए एक बहुत मशहूर शेर है कि एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं और तोला नहीं करते। तो जमहूरियत है, इसमें संख्या बल का महत्व है, इसको ले जाइए। और वक्त के बारे में एक अंतिम शेर कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो यह जानिए, और आपकी आवाज बहुत जरूरी है। प्लीज जाइए, और जिस तरह ये गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, आप कम से कम अपने मोहल्लों में चर्चा कीजिए, उस मेल पर जवाब दीजिए, और जो बातें शशांक जी और अवनीश जी ने कही है उन पर गौर कीजिए। ये जागने का समय है, प्लीज सोइए मत। इसी सब के साथ फिलहाल इस चर्चा को विराम देते हैं। आगे भी प्रारब्ध पर ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। शशांक जी, अवनीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही।